हेलो एवरीवन, वी वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल सिंपल क्लासेस। आप सबका बेहद बेहद स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो PYQ सीरीज पे है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी सवाल प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं, यहाँ पे उनको डिटेल में जो भी उनसे संबंधित फैक्ट्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, उन सबके साथ डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो जो है मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। ठीक इसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन, इन तमाम टॉपिक्स पे आपको वीडियोस हमारे चैनल पे मिलेंगे। सेट 1 इसलिए क्योंकि ये पहला वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री का। इसके बाद सेट 2, सेट 3, सेट 4 एंड सो ऑन। एंड लास्टली फॉर UPPSC, MPPSC, झारखंड PSC और बाकी भी अन्य स्टेट सर्विसेज के लिए ये वीडियो आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि ये सवाल इन तमाम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों का इस्तेमाल किया गया है इन वीडियोस को तैयार करने में, ताकि हमारे एस्पिरेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ऑन दिस नोट, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। ये जो दो भी निम्नलिखित कथन दिए हुए हैं, इनको हमें देखना है। पहले हमें समझना है कि ये अपने आप में सही है कि नहीं, और उसके बाद दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से हमें इन्हें आंसर करना है। अब ये क्वेश्चन UPPSC प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया था। असर्शन और रीजन टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, पहले मोस्टली UPSC में ही देखे जाते थे। अब बाकी भी एग्जाम्स जो स्टेट लेवल पे होते हैं, UPPSC, MPPSC और भी अन्य स्टेट सर्विसेज में भी ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर देखे जा रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंटली हमें इनमें आंसर करने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये जो स्टेटमेंट्स हैं हम ये समझ भी लें कि सही है कि गलत है, बट जल्दबाजी में ऑप्शंस में हम नजरअंदाजी करते हैं और उसकी वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो अब यहाँ पे असर्शन क्या है? इंडिया हैज अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश। इंडिया का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो ब्रिटिश के टाइम पे पॉजिटिव था, फेवरेबल था। और जो रीजन दिया गया है, कारण दिया गया है, वो है द ड्रेन ऑफ वेल्थ। द ड्रेन ऑफ वेल्थ टुक द फॉर्म ऑफ अनरिक्रूटेड एक्सपोर्ट्स, यानी कि जो इंडिया से वेल्थ का ड्रेनेज हुआ वो एक्सपोर्ट्स की वजह से। पहले हम समझते हैं जो भी इस सवाल में कंसेप्ट्स हैं उनको, और उसके बाद हम इसके आंसर पे पहुंचेंगे। ऑलराइट, तो गाइस, जो हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड। असर्शन में जो स्टेटमेंट था उसमें इसको मेंशन किया गया और हमें बताना था कि ये बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया और ब्रिटेन के बीच में पॉजिटिव था या नेगेटिव था, फेवरेबल था या अनफेवरेबल था। राइट, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हो किसको? बैलेंस ऑफ ट्रेड बेसिकली डिफरेंस है किसके बीच में? एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स के बीच में। ठीक है, एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स के बीच में ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम पीरियड। टाइम फ्रेम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। मान लीजिए इंडिया एक कंट्री है और दूसरी हमने कंसिडर की ब्रिटेन। ठीक है, अब इंडिया जो भी गुड्स एंड सर्विसेज ब्रिटेन को सेल करेगी, दोज विल बी एक्सपोर्ट्स फॉर इंडिया। क्लियर? एंड इंडिया जो भी गुड्स एंड सर्विसेज ब्रिटेन से बाय करेगी, परचेज करेगी, वो इंडिया के लिए इम्पोर्ट्स होगा। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमने देखा कि टाइम पीरियड इज इंपॉर्टेंट। तो लेट्स कंसिडर कि 2018 साल के अंदर में जो इंडिया ने टोटल वैल्यू एक्सपोर्ट किया ब्रिटेन को, दैट इज 1000 करोड़ वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जो इंपोर्ट किया उसकी टोटल वैल्यू थी 500 करोड़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड फॉर इंडिया फॉर द ईयर 2018 विल बी, जो भी उन्होंने उस साल में एक्सपोर्ट किया है, यानी 1000 करोड़ माइनस जो भी उन्होंने उस साल के अंदर में इंपोर्ट किया है, दैट इज 500 करोड़। तो दिस विल कम आउट टू बी 500 करोड़। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव फिगर है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे फेवरेबल, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर ये नेगेटिव होता तो उसको हम बोलते अनफेवरेबल या नॉन फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, दैट विल डिपेंड कि एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स में से कौन सा फिगर ज्यादा है। अगर एक्सपोर्ट्स ज्यादा है देन इट विल बी फेवरेबल, और अगर इम्पोर्ट्स इज मोर देन एक्सपोर्ट्स तो उसको हम बोलेंगे नॉन फेवरेबल, क्योंकि ये नेगेटिव फिगर निकल के आएगी। तो क्लियर है बैलेंस ऑफ ट्रेड का कंसेप्ट यहाँ पे। अब सेकंड स्टेटमेंट में जो भी कंसेप्ट दिया हुआ है उसको समझते हैं। तो दोस्तों, जो हम अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे वो हम ड्रेनेज ऑफ वेल्थ को समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है विच इज कॉल्ड ड्रेन थ्योरी। इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल भी आता है। सबसे पहले तो ये किसने दी थी? दादा भाई नावरोजी ने, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, काफी फेमस पॉलिटिशियन थे, इकोनॉमी में भी काफी इन्होंने रिसर्चेस की हैं। और ये थ्योरी किस साल में दी थी? 1867। तो ये भी आपको ध्यान रखना। अब ड्रेनेज ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है? अब अगर आज के कंटेक्स्ट में हम कंसिडर करें, मान लो दो कंट्रीज हैं, इंडिया और ब्रिटेन। अब इनके बीच में ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो रही हैं, यानी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज किए जा रहे हैं। तो अगर इंडिया ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करता है गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर उल्टा ब्रिटेन इंडिया को करता है, तो उसके बदले में उसको पैसे मिलेंगे। ठीक है, दिस इज द सिंपल
कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिंग, बट इंडिया के साथ उस टाइम पे बहुत मजाक चल रहा था। इंडिया के रिसोर्सेज यूज़ करके जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे थे और ब्रिटेन को सप्लाई हो रहे थे, उसके बदले में इंडिया को वापस कुछ नहीं मिल रहा था। देयर वॉज नो रिटर्न फ्रॉम द पोर्शन ऑफ वेल्थ विच वॉज बीइंग एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन। तो अब इन चीज़ों से ब्रिटेन की इकोनॉमी में तो फ़ायदा हो रहा था, उनकी वेल्थ भी इंक्रीज़ हो रही थी, बट इंडिया की इकोनॉमी धीरे धीरे ख़त्म हो गई, पूरी तरीके से ठप हो गई। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, उनको धीरे धीरे गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट किया गया। अब गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे क्या मतलब है? मान लो रॉ मटेरियल दिया उन्हें, या फिर फिनिश्ड गुड्स दिए, या फिर सर्विसेज प्रोवाइड की एडमिनिस्ट्रेशन में या आर्मी में एंड सो ऑन। तो अब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं नेचर में, ये धीरे धीरे एग्जॉस्ट हुए और इकोनॉमी को क्योंकि इन रिसोर्सेज के गुड्स एंड सर्विसेज बना के सप्लाई करने का कोई फायदा नहीं हुआ, तो इकोनॉमी भी इंडिया की धीरे धीरे बर्बाद हो गई। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ड्रेनेज ऑफ वेल्थ। इंपॉर्टेंट थ्योरी कौन सी रिलेटेड है इससे? ड्रेन थ्योरी। किसने दी थी? दादा भाई नारोजी। कौन से ईयर में? 1867 में। तो ड्रेन थ्योरी में जो कुछ फैक्टर्स उन्होंने समझाए हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। सबसे पहले तो था एक फॉरेन गवर्नमेंट का इंडिया में होना, जिनको इंडिया की बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी। इंडिया उस टाइम पे एक पुलिस स्टेट था। पुलिस स्टेट का मतलब कि वेलफेयर ऑफ सिटीजन से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो फॉरेन गवर्नमेंट के होने की वजह से इंडिया को जिस हद तक हो सकता था उस एक्सटेंट तक एक्सप्लॉइट किया गया। दूसरा रीज़न क्या था? इंडिया में कोई इमिग्रेंट्स नहीं आ रहे थे जो यहाँ पे काम करते या इकोनॉमी में एडिशन करते। अब नो इमिग्रेंट्स मतलब नो लेबर, और अगर लेबर नहीं होगी तो कोई कैपिटल नहीं होगा, तो इसकी वजह से भी इकोनॉमी जो है वो एक्सप्लॉइट हुई। तीसरा रीज़न क्या था? ब्रिटेन की जो आर्मी थी वो लंबी चौड़ी थी काफ़ी, ठीक है। हर जगह उनके एडमिनिस्ट्रेशन के यूनिट्स थे। इन सब का खर्चा जो था वो ब्रिटेन अपनी कॉलोनीज से लेता था, वो अपनी पॉकेट से पे नहीं करता था, तो इसका भी प्रेशर इकोनॉमी पे पड़ता था। साथ ही इंडिया को ब्रिटेन ने फ्री ट्रेड के लिए ओपन कर दिया गया था, जो एक और रास्ता था, माध्यम था इंडिया को एक्सप्लॉइट करने। तो ये सारे जो रीजंस थे उनकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी धीरे धीरे बर्बाद की गई, उसको एक्सप्लॉइट किया गया और इंडिया का जो भी वेल्थ था उसको ड्रेन आउट किया गया। और किसने किया? ब्रिटेन ने, अपने फायदे के लिए, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ड्रेनेज ऑफ वेल्थ। नाउ लेट्स स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हमने देख लिया बैलेंस ऑफ ट्रेड किसको कहते हैं और ड्रेनेज ऑफ वेल्थ का क्या मतलब था, राइट। इससे इंपॉर्टेंट थ्योरीज और फैक्ट्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब सबसे पहला कह रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। तो अब असर्शन जो है इंडिया हैड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, दिस इज करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। एंड ड्रेनेज ऑफ वेल्थ एक्सपोर्ट्स की वजह से हुआ, ये भी सही है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन में बोथ ए एंड आर ट्रू, ये वाला जो पार्ट है दिस इज करेक्ट। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दिस पार्ट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दोस्तों इसी तरीके से असर्शन और रीजन जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको आप हमेशा पेशेंटली सॉल्व करें, आपके कभी गलत नहीं होगा। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला सवाल है मैच द फॉलोइंग का। एक तरफ दिए हुए हमें गवर्नर जनरल्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वेल्सली, कॉर्नवालिस एंड सो ऑन, और दूसरी तरफ दी गई हैं बैटल्स जो वॉर्स इंडिया में हुई थी। अब ये सारी की सारी वॉर जो है प्री इंडिपेंडेंस एरा की हैं एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इनको मैच कौन कौन सा किसके साथ सही पेयर किया है उसके पहले हम इन बैटल्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में, उसके बाद इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर कहाँ है? बिहार में, ठीक है। अब सबसे पहले ये बैटल हुई कब थी? ये बैटल हुई थी 22 अक्टूबर 1764, इस दिन ये बैटल हुई थी। और किस किस के बीच में हुई थी? एक पार्टी थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ थी कंबाइंड आर्मीज, यानी कि एक से ज्यादा आर्मीज ने मिलकर ये लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ी। अब ये कौन कौन सी थी आर्मीज उनको देख लेते हैं। सबसे पहले थे आपके मीर काजिम जो बंगाल के नवाब थे, उसके बाद थे शुजा उद दौला हु वाज द नवाब ऑफ अवध, राइट, एंड लास्ट थे शाह आलम टू द मुगल एम्परर। तो इन तीनों लोगों ने आपस में साठगांठ करके मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट ये वॉर वेज की थी। वॉर कहाँ हुई थी? बक्सर में। बक्सर कहाँ है? बिहार, उसके बॉर्डर पे आता है। कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1764 में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लीड कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो हु वाज ही द 9th कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया, ठीक है। और इधर से कौन लीड कर रहा था? मीर काजिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम टू। इन तीनों की अपनी इंडिविजुअल आर्मीज थी जो मिलकर EIC से लड़ रहे थे। अब इस लड़ाई का नतीजा क्या निकला? व्हाट वाज द रिजल्ट? ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, दे वन। और जैसा कि हर लड़ाई के बाद एक ट्रीटी या पैक्ट साइन होता है आगे के समझौते के लिए, तो इस लड़ाई के बाद साइन किया गया था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और किस साल साइन हुआ था? 1765। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर से रिलेटेड सारे फैक्ट्स कवर कर लिए, राइट। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बैटल।
दोस्तों अगली लड़ाई जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एंग्लो नेपीलीज वॉर, ठीक है, या एंग्लो नेपाल वॉर, जैसे भी आप समझ लो। तो अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये लड़ाई हुई कब थी? तो ये हुई थी 1 नवंबर 1814 से लेके 4 मार्च 1816 तक ये लड़ाई चली। अब इस लड़ाई को गुरखा वॉर भी कहते हैं। गुरखा वॉर क्यों कहते हैं? क्योंकि नेपाल को उन दिनों किंगडम ऑफ गुरखास बोला जाता था। अब आइए आगे देखते हैं इस लड़ाई में किस किस ने हिस्सा लिया। एक तरफ थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले और दूसरी तरफ थे किंगडम ऑफ गुरखा। अब जैसा कि उस टाइम पे देखा जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी को नेटिव स्टेट्स का भी सपोर्ट रहता था, तो इस वॉर में भी नेटिव स्टेट्स ने उन्होंने सपोर्ट किया। कौन कौन से नेटिव स्टेट्स थे? किंगडम ऑफ सिक्किम, किंगडम ऑफ गढ़वाल और पटियाला स्टेट। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट किया था किंगडम ऑफ गुरखा के अगेंस्ट। क्लियर है? अब ईस्ट इंडिया कंपनी और नेटिव स्टेट्स को लीड कौन कर रहा था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी फैक्ट्स आपको याद रखते हुए चलने हैं। कौन लीड कर रहा था, ऑपोजिशन से कौन लीड कर रहा था, ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। और किंगडम ऑफ गुरखा की तरफ से कौन था? थापाज। थापाज वर एन वेरी इंपॉर्टेंट क्लैन, काफी पावरफुल कम्युनिटी थी उस टाइम पे, आज भी काफी प्रोमिनेंट कम्युनिटीज में से आती है। तो इन दोनों के बीच में वॉर हुआ था। अब देखते हैं नतीजा क्या निकला। आपने गेस कर लिया होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, दे वन द वॉर। और इस वॉर के बाद जो ट्रीटी साइन हुई थी उसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ सगाउली। ठीक है, अब इसके अंडर में क्या हुआ? नेपाल को कुछ टेरिटरीज EIC को देनी पड़ गई और ब्रिटिश रेजिडेंट्स को काठमांडू में अलाउ करना पड़ा। ठीक है, क्लियर है? तो क्विकली अब फैक्ट्स समराइज करते हैं। एंग्लो नेपलीज वॉर कब हुई थी? 1814, 1 नवंबर को स्टार्ट हुई, मार्च 1816 में खत्म। गुरखा वॉर भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि नेपाल का उस दिनों नाम था किंगडम ऑफ गुरखा। कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे इसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कुछ नेटिव स्टेट्स थे, सिक्किम, गढ़वाल, पटियाला स्टेट। और किसके अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई करी? किंगडम ऑफ गुरखा के अगेंस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लीड कौन कर रहा था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और दूसरी तरफ से थे थापाज, जो एक वहां की इंपॉर्टेंट समुदाय है। रिजल्ट क्या निकला? ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और ट्रीटी ऑफ सगाउली साइन की गई, जिसके अंतर्गत नेपाल ने कुछ टेरिटरीज ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी। क्लियर है? अब अगला वॉर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अगली वॉर है 4th एंग्लो माइसोर वॉर। अब ये 4th क्यों है? क्योंकि ये एंग्लो माइसोर वॉर की एक सीरीज थी जिसमें टोटल 4 लड़ाइयां थी और 4th यानी कि ये लास्ट लड़ाई थी। इसके बाद माइसोर हार गया था। ठीक है, क्लियर है? साउथ इंडियन कॉन्फ्लिक्ट था। ये कब हुआ था? 1798-99 में, करीब 1 साल ये लड़ाई चली। और किस किस के बीच हुआ? एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी और उनका साथ दिया किस नेटिव स्टेट ने? हैदराबाद डेक्कन्स। मोस्टली वॉर्स में इंडिया के नेटिव स्टेट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प करते थे, उनके अपने रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे उनकी वजह से। तो इन दोनों ने मिलकर लड़ाई किसके साथ की? किंगडम ऑफ माइसोर, ठीक है, जिसके राजा थे टीपू सुल्तान। इस लड़ाई के दौरान इनकी हत्या भी कर दी गई थी, शहादत मिली इन्हें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लीड कौन कर रहा था? लॉर्ड वेल्सली, ही वॉज लीडिंग दिस फ्रंट। ठीक है, और किंगडम ऑफ माइसोर की तरफ से लीड कौन कर रहा था? टीपू सुल्तान, जिनकी डेथ भी हो गई थी इस वॉर में। फाइनली रिजल्ट क्या निकला? ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, ठीक है, और माइसोर को कैप्चर कर लिया गया। सो ये थे फैक्ट्स 4th एंग्लो माइसोर वॉर के। टोटल 4 वॉर्स हुई, ये लास्ट वॉर थी। 1798-99 में ये वॉर लड़ी गई थी। हैदराबाद डेक्कन ने साथ दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी का माइसोर के अगेंस्ट। माइसोर को लीड कर रहे थे टीपू सुल्तान और इस फ्रंट को ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद डेक्कन के फ्रंट को लीड कर रहे थे लॉर्ड वेल्सली। और फाइनली वॉर का नतीजा ये निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और माइसोर को कैप्चर कर लिया गया। काफी इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक वॉर है क्योंकि इसके बाद साउथ इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास काफी ज्यादा टेरिटरीज आ गई। अब लास्ट वॉर देखते हैं जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जो आखिरी वॉर हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है 3rd एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, ये भी वॉर एक सीरीज ऑफ वॉर थी। ठीक है, 3rd जो वॉर है इसकी दैट इज द लास्ट वॉर इन दिस सीरीज। ठीक है, जिस तरीके से हमने देखा था 4th एंग्लो माइसोर वॉर में 4 टोटल लड़ाइयां लड़ी गई थी, इसमें 3 लड़ी गई, जिसकी आखिरी वॉर थी 3rd एंग्लो मराठा वॉर। क्लियर है? अब देखते हैं ये वॉर हुई कब थी। ये वॉर हुई थी नवंबर 1817 से लेके फरवरी 1818 तक। क्लियर है? कौन कौन सी पार्टीज इसमें थी? एक तरफ थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ थे मराठा। अच्छा दोस्तों, जब यहाँ पे मराठास कहते हैं तो कौन कौन सी टेरिटरीज होती हैं? एक तो आपका महाराष्ट्र जो प्रेजेंट डे है वो पूरा का पूरा, और साथ ही कुछ नेबरिंग स्टेट्स। ठीक है, तो मराठा एम्पायर जो था वो यहाँ पे स्प्रेड था। तो ये लड़ाई हुई थी EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास के बीच में। EIC के जो लीडर थे उस टाइम पे, जो लीड कर रहे थे, ही वाज लॉर्ड हेस्टिंग्स, और मराठास की तरफ से थे पेशवा बाजीराव II। लीडर्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, नतीजा क्या निकला वॉर का? ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई एंड मराठास वर कैप्चर्ड। दिस वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वॉर क्योंकि
ईस्ट इंडिया कंपनी को इसके बाद काफी मेजर टेरिटोरियल एडवांटेज मिला था, काफी सारी जगह उनके कंट्रोल में आ गई थी, इसलिए इस वॉर का एक बहुत अहम महत्व है हमारे इतिहास में। ठीक है, क्लियर है। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कब हुई थी? 1817 नवंबर से लेके 1818 फरवरी तक। लीडर्स कौन कौन से थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे लॉर्ड हेस्टिंग्स और मराठास को लीड कर रहे थे पेशवा बाजीराव टू। ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई जिसकी वजह से मराठा एम्पायर पे उनका पूरा कंट्रोल आया। काफी इंपॉर्टेंट वॉर है क्योंकि इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मेजर टेरिटोरियल एडवांटेज मिला। ठीक है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। क्लियर है। अब हम देखते हैं ऑप्शंस को। तो दोस्तों हमें यह बताना था कि मैचिंग इनमें से किसकी गलत की गई है। ठीक है, इनकरेक्ट इनमें से कौन सा है? तो जो सही जवाब है वो डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से उनका कोई लेना देने नहीं था। किसका था? लॉर्ड हेस्टिंग। बाकी जो ऑप्शंस है यानी कि हेक्टर मुनरो ही वॉज एसोसिएटेड विद बैटल ऑफ बक्सर, ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स एंग्लो नेपाल वॉर में भी इन्वॉल्व थे। लॉर्ड वेल्सली फोर्थ एंग्लो मैसौर में भी थे। तो लास्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस गलत है, इसके बदले लॉर्ड हेस्टिंग्स होना चाहिए था। सो क्लियर है दोस्तों। अब आते हैं अगले सवाल। बताना है कि जयती सरकार जो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में स्थापित की गई थी वो आखिर कब की गई थी? राइट, तो जयती सरकार से जो पीछे की कहानी है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। जयती सरकार जो गवर्नमेंट बनाई गई थी वो बनाई गई थी 17 दिसंबर 1942 और कब तक चली थी? अगस्त 8 1944। तो इस पूरी ड्यूरेशन के लिए गवर्नमेंट एक्चुअली फंक्शन भी कर रही। ये जो गवर्नमेंट बनाई गई थी ये क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बनाई गई थी। ये एक तरीका था ब्रिटिश से रिबेल करने का। तो बंगाल के अंदर में जयती सरकार का फॉर्मेशन हुआ, उसकी स्थापना हुई। अब इस गवर्नमेंट में बड़ी इंटरेस्टिंगली इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी बनाए। फुल फ्लेजेड फंक्शनिंग होती थी उन डिपार्टमेंट्स की। टैक्स कलेक्ट किया जाता था, जैसे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया। इनकी अपनी एक मिलिट्री थी, इनफैक्ट इनके अपने कोर्ट्स भी थे। इन्होंने एक छोटा सा जुडिशियल सिस्टम भी तैयार किया गया था डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये सारी चीजें जयती सरकार में हुई। कहाँ हुई? बंगाल के अंदर में। किस डिस्ट्रिक्ट में? मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में। कब से कब तक? 17 दिसंबर 1942 से लेके अगस्त 8 1944। तो जो टाइम है इसका वो आप क्विट इंडिया मूवमेंट से याद रखो, क्योंकि उसी टाइम पे ये पैरेलली गवर्नमेंट चलाई गई थी बंगाल में। सॉरी, ये गवर्नमेंट चलाई गई थी। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1942। दिस इज द ईयर इन विच जयती सरकार की स्थापना हुई थी। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है प्रीलिम्स 2016 से, काफी जरूरी सवाल है। निम्नलिखित में से वो कौन सा परीक्षण है, कौन सा केस है जो विश्व भर में काफी चर्चित रहा और जिसमें एल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हैरोल्ड लास, रूजवेल्ट जैसी तमाम हस्तियों ने कन्विक्ट्स जिनको सजा दी गई उनके प्रति सहानुभूति जताई? तो काफी जरूरी सवाल है और इसका सही उत्तर है मेरिट कॉन्स्पिरेसी केस। अब इस केस से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं, क्या कहानी थी, क्यों कन्विक्ट्स को इतनी सहानुभूति मिली, ये सारी चीजें अब हम डिटेल में जरा समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मेरिट कॉन्स्पिरेसी केस। काफी इंपॉर्टेंट केस है, काफी इंपॉर्टेंट परीक्षण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी कम्युनिज्म को लेके वो एक्सपोज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स देखते हैं इस केस से रिलेटेड जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो 1929 में ये केस दर्ज किया गया था, इनिशिएट किया गया था। कहाँ लड़ा जा रहा था ये केस? ये केस लंदन या ब्रिटेन में नहीं लड़ा जा रहा था बल्कि ब्रिटिश इंडिया में लड़ा जा रहा था। और इस केस का नतीजा कब आया? 1933 में। तो करीब 4 साल ये केस लड़ा गया। ठीक है, अब इस केस से संबंधित जो जरूरी नाम है वो देख लो। मुजफ्फर अहमद पहला नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है मेरिट कॉन्स्पिरेसी केस से रिलेटेड। उसके बाद है डांगे, फिर जोगलेकर, निबकर एंड स्प्राट। तो दीज आर दी इंपॉर्टेंट नेम्स। इन सबको सजा सुनाई गई थी। और भी कई लोग थे बट ये सबसे पॉपुलर थे। मुजफ्फर अहमद को तो इनफैक्ट पूरी लाइफ भर के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सजा दी गई, तो वहां पे सबसे पॉपुलर होती थी उस टाइम पे सजा। ठीक है, इन लोगों को करीब 12 साल की सजा सुनाई गई, जो बाद में कम कर दी गई थी, 3 साल कर दी गई थी, जब इलाहाबाद के चीफ जस्टिस ने अपील किया। उन्होंने बोला कि भाई 1929 से लेकर 33 तक तो वैसे ही 4 साल हो गए, अब जो बाकी सजा है उसको तो आपको कम से कम करना ही चाहिए, ये कंसिडर करते हुए। राइट, तो अब यहाँ पे हुआ क्या था, क्यों इन चीजों की निंदा की गई, इस केस में ब्रिटिशर्स की आलोचना हुई क्यों? अब एक कॉन्सेप्ट है, आप सबको पता है, कम्युनिज्म। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को कम्युनिज्म से काफी ज्यादा डर लगता है। उनको लगता है ये उनकी गवर्नमेंट के लिए, उनके राज करने के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। तो जब भी उन्हें अपनी किसी भी कॉलोनी में कम्युनिज्म पे बेस्ड कोई मूवमेंट दिखता था तो उसको वो क्रश करने के लिए पूरी तरीके से साम दाम दंड भेद लगाते थे। अब यहाँ पे भी उन्होंने यही किया। यहाँ पे तो इनफैक्ट उन्होंने सारी हदें पार कर दी, उन्होंने पूरा का पूरा केस ही फर्जी तैयार कर लिया। ठीक है, तो अब कुछ इंग्लिशमैन थे, ठीक है, अंग्रेज थे कुछ, और उनके साथ कुछ ट्रेड यूनियन के लोग थे। इन सब को, ट्रेड यूनियन के करीब 33 लोग थे, इन सब को उन्होंने फंसाया, गलत, बिल्कुल कोई आधार नहीं था, और बोला कि ये लोग एक रेलवे स्ट्राइक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसके लिए हम उनको सजा देंगे।
और उन सबको उन्होंने कन्विक्ट डिक्लेयर किया, दोषी पाया और फिर उनको सज़ा भी सुनाई, ठीक है, पनिश किया उनको और काफ़ी कड़ी सज़ा थी। अब क्योंकि कोई आधार ही नहीं था इस केस का, इसीलिए सबने इसकी निंदा की। इनफैक्ट उस टाइम पे मैनचेस्टर में एक ग्रुप था जिन्होंने रेड मेगाफोन नाम से एक प्ले भी किया था। और किस साल में किया था ये प्ले? 1932 में। ये दर्शाने के लिए कि ब्रिटिश को कितना प्रॉब्लम है कम्युनिज्म के साथ, कितना डरते हैं वो इससे, ठीक है, और इसको दबाने के लिए, इसको क्रश करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो दोस्तों मेरिट कॉन्स्पिरेसी केस से रिलेटेड ये सारे फैक्ट्स हैं, फटाफट रिवाइज कर लो। फैक्ट्स में 1929 जिस साल ये केस दर्ज किया गया, कहाँ हुआ ये केस? ब्रिटिश इंडिया में लड़ा जा रहा था। कब इसका डिसीजन सुनाया गया? 1933 में। कौन कौन से इंपॉर्टेंट नाम थे? मुजफ्फर अहमद, दांगे, जोगलेकर, निम्बकर, स्प्रैट। हो क्या रहा था बेसिकली कि कम्युनिज्म का जो इंडिया में मूवमेंट था उन दिनों, जो प्रचलन में धीरे धीरे आ रहा था, पॉपुलर हो रहा था, उसको क्रश करने की ये कोशिश थी। सबको समझ में आ गया कि ये पूरा का पूरा केस ही फर्जी था, जिसमें कुछ इंग्लिशमैन और ट्रेड यूनियन वालों को कहा जा रहा था कि मिलकर रेलवे स्ट्राइक करा रहे थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हर जगह इसकी निंदा हुई, इंग्लैंड में भी हुई, बाकी भी कई देशों में इसकी निंदा हुई। एंड रेड मेगाफोन एक प्ले था जो मैनचेस्टर के एक ग्रुप ने किया था 1932 में, यही दर्शाने के लिए कि ब्रिटिश को कम्युनिज्म से कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, इसका रिजल्ट ये भी हुआ कि क्योंकि सबको दिखा कि भाई कम्युनिज्म को कैसे दबाया जा रहा है और बिना किसी गलती के उनके लीडर्स को पकड़ा जा रहा है, तो इंडिया में जो कम्युनिज्म का मूवमेंट था वो काफ़ी इंक्रीज हुआ, वो और पॉपुलर हो गया, ठीक है, लोगों के नज़रों में इनके लीडर्स के लिए और रिस्पेक्ट आई। तो ये था पूरा बेरेट कॉन्स्पिरेसी केस का किस्सा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये कमेंट किसने किया था? ये सवाल प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया है। तो ऐसे जो भी फेमस कोट्स हो वो आपको याद रखना है कि किसने बोले, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है द कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी इज एन अनैमली, ये एक असंगति है, बट लेकिन इट इज पार्ट ऑफ अ सिस्टम, ये एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जहां पे सब कुछ ही एक अनैमली। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जीबी मकाउले। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बोला था दैट द कंपनी इज एन अनैमली बट इट इज पार्ट ऑफ अ सिस्टम वेयर एवरीथिंग इज एन अनैमली। क्लियर है? सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। क्या है, सब्सक्राइबर्स के नंबर अगर बढ़ते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है हर वीडियो के साथ। एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि एक जो ये ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसका फ़ायदा सबको हो। एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, आइडियाज़ हैं और टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं और वीडियोज़ बनाएं, प्लीज़ कमेंट, वील ट्राई टू कवर देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में।